चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, कल मैं आपको लास्ट टॉपिक सेक्शन 84 के बारे में पढ़ा रहा था। और सेक्शन 84 में मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन भी की थी, बट कुछ चीजें सेक्शन 84 में बच गई थी जो हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था, मैकनॉटन रूल। हमने उस केस के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 84 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 84। यानी अगर आपको सेक्शन 84 में प्रोटेक्शन लेना है, या आप अपना एक्ट जो है वो सेक्शन 84 में जनरल एक्सेप्शन में फॉल करने का बता रहे हैं, सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। जो फर्स्ट थिंग दैट come here is the accused must at the time of commission of the act be of unsound mind। यानी कि जिस वक्त accused वो एक्ट कर रहा होता, the accused must at the time of commission of the act be of unsound mind। accused unsound mind का होना चाहिए जब वो एक्ट कर रहा हो। ये फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट की बात करोगे कि वो जो अनसाउंडनेस है वो कैसी होना चाहिए। This unsoundness must be such so as to make the accused at the time when he is doing the act charged as offense incapable of knowing the nature of the act or what he is doing is contrary to law। देखिए, सिर्फ अनसाउंडनेस होना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वो अनसाउंडनेस इस टाइप की होना चाहिए, इस तरह की होना चाहिए कि एक्यूज्ड जो कर रहा है उसे समझ ही नहीं आए कि वो एक ऑफेंस कर रहा है, या उसे ये पता ही ना चले कि वो जो चीज कर रहा है इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो दो एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 84 के होते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ चुके होंगे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट द एक्यूज्ड मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड सेकेंड द अनसाउंडनेस मस्ट बी सच सो एज टू मेक द एक्यूज्ड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट ही इज डूइंग। उसे ये समझ नहीं आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, या जो मैं कर रहा हूं वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। इस तरह की अनसाउंडनेस होना चाहिए कि उसको सही गलत का समझ नहीं आए। ये दो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तीसरी चीज, वो अनसाउंड माइंड का था, ये प्रूफ करने का बर्डन उसके ऊपर ही रहेगा। अगर आपने कोई एक्ट किया है और आप कहते हो कि आप अनसाउंड माइंड के थे उस वक्त, तो आप प्रूफ करो कि आप अनसाउंड माइंड के थे। और चार ऐसे तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम अनसाउंड माइंड का कंसीडर करते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पर्संस हु मे बी सेड टू बी नॉन कंपोज मेंटिस। अच्छा, इसको नॉन कंपोज मेंटिस कहते हैं। एक मैक्सिम होती है, ये एक लीगल फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो देखो, वो चार लोग कौन है। एक तो इडियट, एक नॉन कंपोज बाय इलनेस, एक होता है लुनेटिक या मैडमैन, और एक होता है वन हु इज ड्रंक। इडियट मतलब कि मूर्ख, जिसको कुछ समझ नहीं आता हो। और एक होता है अनसाउंडनेस बाय इलनेस, यानी तबियत खराब चल रही है उसकी, कोई बीमारी उसको है जिसके कारण वो अनसाउंड माइंड का हो गया। एक होता है लुनेटिक या फिर मैड मैन, इसको कहते हैं पागल इंसान। और एक होता है वन हु इज ड्रंक। ड्रंक का मतलब होता है जिसने खूब सारी शराब पी रखी होती है या फिर इंटॉक्सिकेशन अपने अंदर किया होता है किसी भी तरह का। तो जो इंसान अपने अंदर इंटॉक्सिकेशन करके रखा होता है या उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन होता है, वो ड्रंक होता है, उस टाइम पे वो इंसान साउंड माइंड का नहीं होता है। वो कुछ नहीं समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये चार तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम अनसाउंड माइंड का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको सेक्शन 84 के एसेंशियल एलिमेंट भी कवर करवा दिए। कौन कौन यहाँ पे अनसाउंड माइंड का हो सकता है वो भी आपको बता दिया। अभी यहाँ पे केस लॉ का टाइम आ चुका है। देखिए, यहाँ पे केस लॉ है। एक एक्यूज था, उसको ये डिल्यूजन हो रहा था कि जो उसका 2 महीने का बच्चा है वो एक राक्षस है, एक डेविल है। उसको ये ऐसा डिल्यूजन उसको हो रहा था, और उसे लग रहा था कि ये जो 2 महीने का बच्चा है ये एक राक्षस है, ये मेरे लिए भी खतरा है, मेरी फैमिली के लिए भी खतरा है, इनफैक्ट ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। उसको वो राक्षस नजर आ रहा था, उसको ऐसा डिल्यूजन हो रहा था अपने बच्चे को देख के। और इसी चीज के कारण, इसी डिल्यूजन के कारण कि मेरा बच्चा एक राक्षस है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकता है, उसने उस बच्चे को जान से मार दिया। और उसने उस बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। एटलीस्ट उसने उस 2 महीने के बच्चे के अंदर कुछ नहीं छोड़ा, उसको पूरा उसने एकदम फिरोशियसली किल कर दिया। और यहां किल तो कर दिया, ठीक है,
बट किल करने के बाद इसने बचने की कोई कोशिश भी नहीं की। ऐसा नहीं हुआ कि ये उस बच्चे को मारने के बाद भाग गया पुलिस से बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे को मारने के बाद ये पुलिस को क्या कहता है कि इसने इस दुनिया से एक राक्षस को निकाल दिया। यानी इसके वर्ड्स थे पुलिस के सामने, दैट ही हैड रिमूव्ड द डेविल फ्रॉम द वर्ल्ड। उसको डिल्यूजन था कि वो बच्चा एक राक्षस है, एक डेविल है, जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और उस डिल्यूजन में उसने उस बच्चे को मार दिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो पुलिस को भी इसने यही कहा कि आई हैव रिमूव्ड द डेविल फ्रॉम द वर्ल्ड, मैंने इस दुनिया से एक राक्षस को खत्म कर दिया है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई है कि ये एक्यूज जब ये ऑफेंस कर रहा था, हमने दो एसेंशियल एलिमेंट देखे थे, आप कंपेयर करना। पहला तो यहाँ पे फुलफिल हो गया जब हमने ये सुना कि उसको एक डिल्यूजन हो रहा था। ये डिल्यूजन का मतलब कि ही वॉज नॉट इन अ साउंड माइंड, ही वॉज नॉट इन अ स्टेट ऑफ साउंड माइंड व्हेन ही वॉज कमिटिंग द एक्ट। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे फुलफिल हो गया। अभी बात करते हैं सेकंड एसेंशियल एलिमेंट की। सेकंड में जब वो पुलिस को ये कह रहा था कि उसने एक राक्षस को इस वर्ल्ड से खत्म कर दिया, इस दुनिया से खत्म कर दिया, यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं that the accused did not know what he had done was wrong. accused को ये समझ ही नहीं आया कि उसने जो किया है वो गलत है, क्योंकि उसे तो बस इतना पता था कि उसे इस दुनिया से एक राक्षस को खत्म करना था, और इसलिए उसने उसके खुद के ही 2 महीने के बच्चे को मार दिया। मतलब वो यही नहीं समझ पा रहा है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। यानी सेकंड एसेंशियल एलिमेंट भी यहाँ पे फुलफिल हो गया। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट यही था ना कि जो अनसाउंडनेस होना चाहिए वो इस तरह की होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओ। एंड बोथ द एसेंशियल्स आर हियर। सेक्शन 84 के दोनों एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे एक्यूज्ड को सेक्शन 84 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और उसको प्रोटेक्शन मिल भी गई। Even when he did not plead insanity in his defense, as the protection itself disclosed that he was a insane. और एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप ये मार्क कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप इंसेन हो तो आपको डिफेंस में ये इंसेनिटी का ग्राउंड प्लीड करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर कोर्ट खुद इस चीज को समझ जाती है कि आप इंसेन हो, तो आपके बिना डिफेंस के ही कोर्ट आपको इंसेंट डिक्लेयर कर सकती है। यानी मैंने आपको कहा था कि जनरल एक्सेप्शन में अगर आपका ऑफेंस फॉल करता है तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग एंड द बर्डन ऑफ ब्रिंगिंग दैट जनरल एक्सेप्शन इज ऑन द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के ऊपर रहता है कि उसका एक्ट जो है वो जनरल ऑफेंस में फॉल करता है तो वो उसको बताए। बट ये चीज समझना, इंसेनिटी एक ऐसा ग्राउंड होता है जहां अगर आप इसको डिफेंस में नहीं भी लेके आते हो, बट कोर्ट को आपके एक्ट से ये पता चलता है कि आप इंसेन हो, या आपका एक्ट खुद ये डिस्क्लोज करता है कि आप इंसेन हो, तो भी कोर्ट आपको इंसेन मान के जनरल एक्सेप्शन का फायदा दे सकती है। यानी प्लीडिंग, या मैं कहूं प्ली ऑफ इंसेनिटी इज नॉट टू बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। आपको इसे स्पेसिफिकली प्लीड करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर कोर्ट नहीं समझ पाती है, जैसे जिस तरह से मैकनोटन वाला केस था, उस वाले केस में उसने प्लीड किया था क्योंकि कोर्ट खुद नहीं समझ पाई थी कि ये इंसेन इंसान है, बट अपने ही 2 महीने के बच्चे को मार देना ये कह के कि वो एक राक्षस था। यहाँ तो खुद दिख रहा है कि आप एक इंसेन हो। तो यहाँ पे बिना प्लीड करे भी कोर्ट ने इंसेनिटी के ग्राउंड को प्रोटेक्शन इसको दे दिया था। और ये एक बड़ा फेमस केस लॉ था 1985 का, निवृत्ति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे का केस था ये। तो आप इस केस लॉ को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस था जिसका नाम था दया भाई छगनभाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1964 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिफाइन किया था कि अगर कोई इंसेनिटी को प्लीड करता है तो द बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। इंसेनिटी जो होता है, यानी आप कह रहे हो कि आप अनसाउंड माइंड के थे एक्ट करते वक्त, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। तो देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पहली चीज तो ये कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जो एक्यूज्ड है उसने ऑफेंस रिक्वेसाइट मेंस रिया के साथ किया। मेंस रिया का मतलब मैंने आपको कल बताया था गिल्टी इंटेंशन। आप एक चीज समझो, अगर कोई अनसाउंड माइंड का इंसान है
यानी कि कोई ऐसा इंसान है जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, उसको सही गलत समझ नहीं आता है, क्या उस इंसान के पास, क्या उस इंसान के अंदर कोई मेंस रिया हो सकता है? क्या वो इंसान क्रिमिनल इंटेंशन से किसी का मर्डर कर सकता है? नहीं करेगा। यानी जो इंसान अनसाउंड माइंड का होता है, हम ये कहते हैं कि उसके पास पर्टिकुलर मेंस रिया नहीं होता है ऑफेंस करने का। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि वो इंसान ने मेंस रिया के साथ ऑफेंस किया है, यानी गिल्टी इंटेंशन के साथ ऑफेंस किया है, ये चीज प्रूफ करना पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। यानी ये चीज प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा कि एक्यूज ने जो ऑफेंस किया है वो उसने गिल्टी इंटेंशन के साथ किया था। और प्रोसिक्यूशन को तो हर चीज हमेशा रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूफ करना पड़ती है, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, कोर्ट जो है वो एक्यूज के प्रति एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन बना लेती है कि वो इंसेन नहीं था। मतलब कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करती है कि एक्यूज जो था वो इंसेन नहीं था। मतलब एक्यूज ने जो भी एक्ट किया है, it is the presumption drawn by court that the accused was not insane when he committed the crime। लेकिन ये प्रिजम्पशन जो है, ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन होता है। आप समझिए, रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके। एक ऐसा प्रिजम्पशन होता है जिसको बदल नहीं सकते, और एक ऐसा प्रिजम्पशन होता है जिसको बदल सकते हैं। यानी कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम करती है कि एक्यूज्ड इंसेन नहीं था, बट अगर एक्यूज्ड एविडेंस रखे कोर्ट के सामने, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हो, ये तीन तरह के एविडेंस होते हैं। अगर एक्यूज्ड ये एविडेंस रखता है और एविडेंस से ये प्रूफ करने की कोशिश करता है दैट ही वाज इंसेन, तो कोर्ट इस चीज को मान लेती है कि दैट ही वाज इंसेन। मतलब एट द फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट उसको इंसेन नहीं समझती, बट जब वो प्लीड कर लेता है, यानी कोर्ट जब उसके रिलेवेंट एविडेंस देख लेती है, तो कोर्ट उस चीज को मान लेती है कि ये इंसेन था। और कोर्ट स्टार्टिंग में तो यही प्रिज्यूम करती है कि आप इंसेन नहीं थे, बट बाद में एविडेंस देख के कोर्ट खुद इस चीज को मान सकती है कि आप इंसेन थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बता दी कि अगर मान लो कि एक्यूज इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया कि वो इंसेन था, या एक्यूज इस चीज को कॉन्क्लूसिवली एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि वो इंसेन था, बट कोर्ट के सामने जो एविडेंस रखे हैं उस एविडेंस से ये प्रूव हो जाता है कि वो इंसेन था, तो कोर्ट उसको इंसेन डिक्लेयर कर सकती है। मतलब ये बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता है, ये उतना बड़ा बर्डन नहीं होता है जितना बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर केस प्रूफ करने का होता है। मतलब प्रोसिक्यूशन को केस प्रूफ करने में बहुत हालत खराब हो जाती है, बट एक एक्यूज्ड को अपने आप को इंसेन प्रूफ करने में बहुत ज्यादा हालत खराब नहीं करना पड़ती है। ऑन रिकॉर्ड अगर एविडेंस होते हैं तो उन एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट खुद किसी को इंसेन डिक्लेयर कर सकती है। और तो और अगर कोर्ट को रीजनेबल डाउट भी हो जाता है कि एक्यूज्ड इंसेन है, तो उस डाउट के बेसिस पे भी कोर्ट उस एक्यूज्ड को एक्विट कर सकती है। ये चीज आप समझिएगा। ये सेक्शन 84 हमने काफी लंबा चलाया क्योंकि ये इंसेनिटी वाला ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान किसी का मर्डर कर दे, बोल दे कि मैं तो इंसेन था, उस वक्त मुझे कुछ हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, गाइडलाइंस बना रखी है, ताकि इस तरह के काम ना हो, इस तरह के क्राइम ना हो। चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, सेक्शन 85। अभी देखिए सेक्शन 85 क्या कहता है। मैंने अभी आपको बताया था कि किस किस तरह के लोगों को अनसाउंड माइंड का कहा जाता है। उसमें एक पर्सन मैंने आपको बताया, लास्ट कैटेगरी, अ पर्सन हु इज ड्रंक, यानी जो इंसान नशे में होता है, वो इंसान नहीं समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है, उसको नहीं पता होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है या वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। ही डजंट अंडरस्टैंड दैट। अभी सेक्शन 85 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन who is incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। सेक्शन 85 में हम उन लोगों के एक्ट को कवर करेंगे जो इंटॉक्सिकेशन के कारण किसी चीज को जज नहीं कर पाते। यानी इंटॉक्सिकेशन के कारण वो इंसान किसी चीज को सही गलत समझने के लिए इनकेपेबल हो चुका है और फिर उसने वो चीज कर दी। अब सबसे बेसिक चीज ये होती है
कि जब कोई इंसान इस चीज को जज नहीं कर सकता कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मतलब उस इंसान में मेंस रिया नहीं है। और उस इंसान में मेंस रिया नहीं है मतलब कि एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो क्राइम का होता है वो नहीं है। और ये मेंस रिया उसके पास क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द इंटॉक्सिकेशन। बट इंटॉक्सिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक इंटॉक्सिकेशन होता है जिसमें इंसान खुद नशा करता है, मतलब अपनी इच्छा से करता है। और एक इंटॉक्सिकेशन होता है जिसमें इंसान अपनी इच्छा से नशा नहीं करता, कोई और उसे फोर्सफुली करवा देता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्ट है, हम सिर्फ उसी इंसान की बात कर रहे हैं हु इज इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल, जिसने अपनी इच्छा के विरुद्ध या उसकी इच्छा के अगेंस्ट उसके साथ इंटॉक्सिकेशन हुआ है। यानी कि ये एक्सक्यूजेबल एक्ट होता है कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो, इंटॉक्सिकेशन आपने नहीं किया है, और फिर आप कोई ऑफेंस कर देते हो, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर ये इंटॉक्सिकेशन आपने खुद किया है तो ये जरूर ऑफेंस कहलाएगा। वरना हर इंसान अपने आप को नशे में करके ऑफेंस करने चाहता ना। इसलिए विल वाला जो है वो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट विल की बात करेंगे। यहाँ पे टॉपिक ये होता है, पर्सन विल बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम लायबिलिटी for doing an act while in a state of intoxication if he at the time of doing it by reason of intoxication was incapable of knowing the nature of the act or that what he was doing was either wrong or contrary to law। देखिए ये भी एकदम सेम अनसाउंडनेस माइंड वाली बात ही है कि जब आप वो चीज कर रहे थे तब आप अनसाउंड माइंड के थे। यहाँ पे जब आप वो चीज कर रहे थे तब आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थे। और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में भी नहीं, सिर्फ आपका इंटॉक्सिकेशन इस हद का था कि आप जो कर रहे हो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, आप इनकेपेबल थे उसका नेचर समझने के। और दूसरी चीज, आपको ये भी नहीं पता था कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है। बट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त। ये जो चीजें मैंने कही है इनके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम was administered to him without his knowledge or against his will। ये दो कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो आपका इंटॉक्सिकेशन है वो ऐसा इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए जो आपके नॉलेज में नहीं हो। मतलब आपको नहीं पता कि आपको वो इंटॉक्सिकेशन कैसे हुआ, या फिर किसी ने फोर्सफुली आपको वो इंटॉक्सिकेशन दिया, किसी ने जबरदस्ती आपको ड्रग्स दिए, जबरदस्ती आपको इंटॉक्सिकेशन वाली स्टेट में लेके आया, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ किया, या किसी सामान में आपको कुछ खिला के, किसी सामान में आपको कुछ मिला के दे दिया ड्रग्स वगैरह, और आपने वो खाना समझ के खा लिया। अब आपने वो खाना समझ के खा लिया बट उसमें कुछ नशे की चीज थी, कुछ इंटॉक्सिकेशन वाली चीज उसके अंदर थी, पर चूंकि आपने तो उसको खाना समझ के खाया, तो यहाँ पे जो आपने खाना खाया उसके कारण आप इंटॉक्सिकेटेड हो गए। तो ये कहेंगे कि ये विदाउट योर नॉलेज आपको इंटॉक्सिकेशन हुआ है। तो विदाउट योर नॉलेज वाला भी इसमें कवर्ड है, अगेंस्ट योर विल वाला भी इसमें कवर्ड है, और इसको इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। इनवॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से नहीं किया है, ऐसा इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। और एक जो अपन खुद से करते हैं, यानी खुद ने हमने नशा कर लिया, खुद ने हमने ड्रग्स ले लिए, वो कहलाता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर द कमिशन ऑफ क्राइम। वहां पे आप अपने क्राइम के लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं तो उस टाइम नशे में था। भाई क्यों थे नशे में? किसी ने थोड़ी दिया था, खुद करके गए थे, है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, एक केस लो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वाइफ बर्निंग हुई थी। वाइफ बर्निंग मतलब होता है कि जो डाउरी वाउरी के कारण थोड़ा फोर्सफुल कर देते हैं, तो परिवार वाले मिलके वाइफ को बर्न कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रीवियसली आपने केस देखे होंगे, उसको वाइफ बर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो इन केस ऑफ वाइफ बर्निंग, हर डाइंग डिक्लेरेशन डिस्क्लोज्ड दैट हर हस्बैंड कंज्यूम्ड लिकर, scolded her and then set her afire after pouring kerosene on her। डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्यु के पहले वो स्टेटमेंट देके गई थी, जो वाइफ थी जो बर्न हुई थी, मृत्यु के पहले उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था कि उसके हस्बैंड ने लिकर कंज्यूम किया यानी शराब पी, और वाइफ को चिल्लाया, और फिर वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल के उस पर आग लगा दी। मतलब वाइफ ये बता के चली गई कि हस्बैंड ने किया है। शी फॉट द फायर and tried to run away, but the accused against caught hold of her and again poured oil and inflamed her। वाइफ ने बचने की कोशिश भी की, उसने उस आग से लड़ाई की, और आग से लड़ाई करके उसने भागने की कोशिश की। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तब एक्यूज उसके पीछे दौड़ा, उसको फिर से पकड़ा, फिर उसके ऊपर ऑयल डाला और फिर उसको जला दिया।
चलिए ये बताइए कि हस्बैंड ने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया या नहीं किया। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा और फिर बताइएगा कि यहाँ कोई ऑफेंस किया है हस्बैंड ने या उसको सेक्शन 85 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन वाली। सर आई थिंक ही विल बी गिल्टी, क्योंकि 2 बार रिपीट किया है तो ऑब्वियसली ही हैड द मेंटल कैपेबिलिटी एट द टाइम टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या होगा इफ आई बर्न हर। मतलब एक बार किया, फिर 2 बार किया, मतलब दूसरे बार किया, then obviously he has the mental capacity, so he will be held liable for this crime. मतलब he won't get protection under article section 85. ठीक है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे बेसिक लॉजिक यही था कि अगर एक्यूज्ड एक बार जलाता और वाइफ बच जाती तो एक्यूज्ड को दोबारा नहीं जलाना था। बट द सर्कमस्टेंसेस शोड that the mental faculties of the accused were not impaired to such an extent that he was prevented from forming the requisite intention to cause death. जब उस एक्यूज ने देखा कि उसकी वाइफ बच चुकी है तो उस एक्यूज ने वाइफ को फिर से पकड़ा, उस पर फिर से केरोसिन डाला और फिर से उसको जला दिया। मतलब उसको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं फिर से केरोसिन डालूंगा तो फिर से आग लगेगी। यानी उसकी मेंटल कैपेसिटी इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इस तरह से इंपेयर नहीं हुई है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि उसके पास इंटेंशन नहीं था। हमें तो क्लियर कट इंटेंशन उसका दिखाई दे रहा है और इसीलिए कोर्ट ने उसको सेक्शन 302 यानी कि मर्डर में कॉन्विक्ट किया। वरना पहले उसके ऊपर चार्ज लगा था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट जब ये इंटेंशन कोर्ट को दिखाई दिया, जब ये सर्कमस्टेंस कोर्ट को दिखाई दिए तो कोर्ट ने उसको सीधे मर्डर के लिए कॉन्विक्ट कर दिया था। और ये केस था मवारी सूर्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 का केस था। केस का नाम याद नहीं रहोगे तो भी ठीक है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज होती है हैबिचुअल ड्रंकनेस। हैबिचुअल ड्रंकनेस का मतलब होता है कि कोई इंसान शराबी है, हैबिचुअल हैबिट है उसकी शराब पीना, पीता रहता है, हर कभी पीता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हैबिचुअल ड्रंकनेस से, लगातार शराब पीते रहने से एक ऐसी डिजीज किसी इंसान के माइंड को हो गई है जिसमें वो पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मतलब किसी इंसान की हैबिचुअल ड्रंकनेस से उसकी मेंटल स्टेट खराब हो गई है, उसको एक ऐसी डिजीज हो गई है जिसमें वो चीजों को समझ नहीं सकता। तो ये चीज के लिए जो मैकनोटन रूल्स है वो अप्लाई हो जाएंगे और वो पर्सन लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, यानी उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि मैकनोटन रूल में एक रूल ये भी था कि कोई इंसान अगर इंसेन स्टेट, डिल्यूशन ऑफ माइंड में आ जाता है तो उसकी एक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल होती है। अब चूंकि ये अलग बात है कि इस इंसान की ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हैबिचुअल ड्रंकनेस से आई है, लगातार शराब पीने से आई है, बट कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो आई तो है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड तो उसकी आ चुकी है जिसमें वो चीजें समझ नहीं सकता, चीजें समझ नहीं पाता, सही गलत में डिसीजन नहीं ले पाता। तो वहां पे उसको सेक्शन 85 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद एक एल्कोहलिक डिजीज होती है डेलिरियम ट्रेमेंस, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एंड हैबिचुअल एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि लगातार शराब पीने से, लंबे समय तक शराब पीने से, बहुत सालों से शराब पीता है कोई इंसान, तो उसको एक एल्कोहलिक डिजीज होती है जिसका नाम होता है डेलिरियम ट्रेमेंस। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग और सीरियस डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग। ये आपको एक ऐसा डिफेक्ट कर देती है आपकी बॉडी में जिससे आप रीजनिंग नहीं कर सकते, सही गलत का फैसला नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो चीज पे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। तो अब एक चीज होती है इंसेनिटी। इंसेनिटी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी सेक्शन पिछले वाले में। अब वो इंसेनिटी चाहे ड्रंकनेस से हुई हो, चाहे वो आपकी मेंटल इंसेनिटी हुई हो किसी और चीज से, वो दोनों ही चीजों में आपको डिफेंस मिल जाता है। बस फर्क इतना होता है कि ड्रंकनेस जो होती है वो आपकी वॉलंटरी वाली नहीं होना चाहिए, वो इनवॉलंटरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको समझना है। चलिए सेक्शन 86 पे आते हैं। Offenses requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। मतलब कि ये उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जिनको होने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंट या पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। बट ये ऑफेंस किया किसने, कैसे इंसान ने, जो इंटॉक्सिकेटेड था। मतलब कुछ ऑफेंस जिनको करने के लिए मेंस रिया चाहिए होता है, बट वो एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट वाला पर्सन कर रहा है। तो सेक्शन 86 में क्या लिखा है देखिए। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge
as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. देखिए सेक्शन 86 में आपको कुछ भी नहीं इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है. जो चीज मैं आपको अभी तक समझा चुका हूं वही सेक्शन 85 में दिया है. सेक्शन 86 में क्या बताया कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो ऑफेंस तभी कहलाते हैं जब आप उनको इंटेंशन के साथ करो, है ना. मर्डर 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 तभी कहलाता है जब आपका मर्डर करने का इंटेंशन हो. अगर इंटेंशन नहीं होता है और मर्डर हो जाता है या मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चले जाएगा, या फिर वो कई बार डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस में भी चले जाता है. सिर्फ इंसान की मृत्यु हो जाना इस चीज से प्रूफ नहीं होता है कि वो मर्डर ही है. वो दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, बट वो मर्डर तभी होगा जब एक पर्टिकुलर इंटेंशन वहां पे मर्डर करने का आपका होना चाहिए. तो मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ ऑफेंसेस जिसमें पर्टिकुलर इंटेंशन होना चाहिए, अगर वो ऑफेंस किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने किया है ना, वो ऑफेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है जो इंटॉक्सिकेटेड था, तो कोर्ट उसको भी लायबल मानेगी. कोर्ट यही समझेगी कि उसमें भी इंटेंशन था, उसमें भी नॉलेज था. वो इंटॉक्सिकेटेड है फिर भी कोर्ट ऐसा समझ रही है, अनलेस, शर्त क्या, कि जिस चीज ने उसको इंटॉक्सिकेट किया था वो उसके नॉलेज में नहीं थी या वो उसकी विल के अगेंस्ट थी, तो फिर उसके फेवर में उसको नहीं समझा जाएगा. मतलब बात सिंपल सी है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया जिसमें पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए था, तो अगर आपने इंटॉक्सिकेशन खुद से किया है तो कोर्ट ये समझेगी कि आपने वो ऑफेंस किया है. मतलब आप अगर वॉलंटरी ड्रंकनेस करके जाओगे, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करके जाओगे, तो आपका इंटेंशन था ऐसा कोर्ट मानेगी. यही मैंने लिखा है कि इन केस ऑफ वॉलंटरी ड्रंकनेस नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड एज इफ देयर वाज नो ड्रंकनेस. मतलब खुद से शराब पी के किसी का मर्डर कर दोगे तो कोर्ट आपको वहां पे इंटॉक्सिकेटेड नहीं समझेगी क्योंकि आपने खुद से शराब पी है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी. बट अगर आपने इंटॉक्सिकेशन खुद से नहीं किया है, आपकी इच्छा के अगेंस्ट किसी ने आपसे करवाया है या किसी ने जबरदस्ती करा है, तो फिर वहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है. उसके बाद प्रिजम्पशन सो फार एज नॉलेज इज कंसर्न देयर इज नो सच प्रिजम्पशन विद रिगार्ड टू इंटेंशन. देखो प्रिजम्पशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज और एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ इंटेंशन. आपको यहाँ पे दोनों ही चीजें दिखेंगी इस सेक्शन के अंदर. नॉलेज का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो एक ऑफेंस है, और इंटेंशन का मतलब कि आप जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप मर्डर कर रहे हो, यानी आपका इंटेंशन मर्डर करने का ही था और आप मर्डर ही कर रहे हो. मतलब नॉलेज मतलब होता है सिर्फ एक चीज का पता होना, सिर्फ उस चीज का ज्ञान होना, और इंटेंशन मतलब कि उस चीज की आपकी सोच भी वही थी कि आपको करना वही है. मतलब सिर्फ नॉलेज होना और इंटेंशन होना दोनों में बहुत फर्क होता है. तो प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट नॉलेज का बनाती है, इंटेंशन का नहीं बनाती. ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे. उसके बाद ये जो प्रिजम्पशन है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो एक गलत एक्ट है, कोर्ट ने ऐसा प्रिज्यूम कर लिया है, ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. आप एविडेंस देके इस प्रिजम्पशन को चेंज करवा सकते हो. कोर्ट अपने एविडेंस को देख के इस चीज को चेंज कर सकती है और आपको ये मान सकती है कि आपने जो किया वो ऑफेंस नहीं है. सेक्शन 85 या 86 की प्रोटेक्शन आपको दे सकती है. ठीक है, चलिए सेक्शन 85 भी यहाँ पे 86 भी हो गया. अभी बात करते हैं 87 की. अभी ये सेक्शन क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट. देखिए कल जब मैं आपको जनरल एक्सेप्शन, परसों जब मैं आपको बता रहा था जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरीज, तो उसमें एक कैटेगरी थी बाय कंसेंट. मतलब कि कोई ऐसा एक्ट आपने किसी के साथ किया, सामने वाले की कंसेंट से किया. समझना, कोई एक्ट आपने सामने वाले के साथ किया उसकी कंसेंट से. आपको नहीं पता था कि उस एक्ट से डेथ हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, आपको ऐसा नहीं पता था, आपने कर दिया, तो क्या वो ऑफेंस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये इस सेक्शन 87 में बताते हैं. सेक्शन 87 की बेयर रीडिंग अगर आप बेयर एक्ट से करोगे तो उसमें लिखा है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent.
ये कंसेंट में 18 साल की एज वाला क्राइटेरिया मार्क कर लेना पहली चीज तो। वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है, उसको भी मार्क कर लीजिएगा। टू सफर दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। देखिए बात बड़ी सिंपल है। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को बांध लेते हैं, फेंस कर लेते हैं खेल कूद करने के लिए। हमने अम्यूजमेंट के लिए, यानी कि ऐसे ही खेलने के लिए, या हम कोई गेम खेल रहे होंगे, हमने उस गेम को खेलने के लिए एक दूसरे को फेंस कर लिया। फेंस करने का मतलब होता है एक दूसरे को रस्सी वगैरह से बांध लेना। मैं भी 18 साल से बड़ा हूं, वो भी 18 साल से बड़ा है, हम दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया। अब जब हम दोनों एक दूसरे को बांध रहे हैं तो इस चीज से ये तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं बांध रहा है, हम दोनों की कंसेंट वहां पे है। और जब हम एक दूसरे को बांध रहे थे और हमने जब वो गेम खेलना शुरू किया, तो उस गेम से मुझे बहुत चोट लग गई। ठीक है, हम दोनों ने जब एक दूसरे को बांधा था तो हम दोनों खेल रहे थे और मुझे बहुत चोट लग गई। अब यहाँ पे मुझे जो बहुत चोट लगी है, मैं उस चोट के लिए अपने दोस्त को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दूं कि मेरे दोस्त की गलती से मुझे चोट लगी है, ये गलत है। और कोर्ट इसको मानेगी भी नहीं, क्योंकि वहां पे मेरा दोस्त अगर फंस भी जाता है, मान लो मैं उस पर केस भी लगा देता हूं, तो भी उसको सेक्शन 87 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। वो तो कह देगा कि हमने जो किया वो कंसेंट से किया था और हमने एक दूसरे को फेंस किया था, यानी बांधा था। और हम जब एक दूसरे को फेंस करते हैं या हम किसी को अपने से बांधते हैं, तो ये कोई ऐसा एक्ट तो है नहीं जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी या सामने वाले को ग्रीवस हर्ट हो जाएगा। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा ऑफेंस ये होता नहीं है, और ना ही मेरा इंटेंशन था कि मैं इसको चोट पहुंचाऊं। तीनों ही चीजें नहीं है, तो सेक्शन 87 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो आप समझिए सेक्शन 87 जो है वो आपको तब प्रोटेक्शन देता है जब आप किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा देते हो जो कि 18 साल से बड़ा होता है। जिसको आप इंजरी पहुंचा रहे हो वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, और उसने आपको कंसेंट भी दे रखी है वो चीज करने के लिए जो आपने की है। यानी आपने उस 18 साल से ऊपर वाले इंसान के साथ जो एक्ट किया है, उस एक्ट के लिए उस पर्सन ने ऑलरेडी आपको कंसेंट दिया था, और उसकी कंसेंट मिलने के बाद आपने वो एक्ट किया। और आपने जब वो एक्ट किया तब आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप उसे चोट पहुंचाना चाहते हो, ना ही आपको ये पता था कि उस एक्ट से डेथ या ग्रीवस हर्ट हो सकता है। ठीक है, इतना एसेंशियल अगर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इतना आपको अगर मिल जाएगा, तो आपका जो एक्ट है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा सेक्शन 87 में। ठीक है, तो एक तो 18 साल से ऊपर की एज, दूसरा कंसेंट, तीसरा नॉट इंटेंडेड, और चौथा नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये सेक्शन क्यों आए। ये सेक्शन बेस्ड है एक मैक्सिम पर जिसको हम कहते हैं वारंटी नॉन फिट इंजुरिया, ही हु कंसेंट सफर नो इंजुरी। या आपने जब आपने लॉ लिया होगा तो पहले पहले पढ़ा होगा ये वारंटी नॉन फिट इंजुरिया, मतलब कि जो कंसेंट से होती है वो इंजुरी नहीं होती। ठीक है, और ये मैक्सिम किन प्रपोजिशन पे बेस्ड है कि एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। हर इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है, कोई भी खुद के लिए बुरा नहीं चाहता। और दूसरी चीज, नो मैन विल कंसेंट टू व्हाट ही थिंक हार्टफुल टू हिमसेल्फ। यानी पहली चीज तो अपने अच्छे के लिए हम खुद सोचते हैं, और दूसरी चीज कोई भी इंसान अपने साथ गलत करने की कंसेंट नहीं देगा, अपने आप को हर्ट पहुंचाने की कंसेंट नहीं देगा। ठीक है, और एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां पे जो कंसेंट सामने वाला दे रहा है वो कंसेंट सिर्फ उस चीज की दे रहा है जो चीज डेथ या ग्रीवस हर्ट नहीं कर सकती। मैंने मेरे दोस्त को कंसेंट दिया था बांधने के लिए, तो बांधना हमारी मृत्यु नहीं कर सकता था। बट अगर मान लो कि मैं किसी डॉक्टर को कंसेंट दूं कि तुम मुझे मार दो, और डॉक्टर मुझे मार दे, तो याद रखना वो सेक्शन 87 में कवर नहीं होगा। वो सेक्शन 87 में कवर क्यों नहीं होगा उसका भी आप रीजन समझिए, कि इस सेक्शन की मदद से लोग ऐसी भी कंसेंट दे सकते थे जिससे उनकी मृत्यु की जा सके या उन्हें ग्रीवस हर्ट पहुंचा जा सके। कोई उन्हें फोर्सफुली भी तो ये कंसेंट ऑब्टेन कर सकता है, और अगर किसी ने फोर्सफुली कंसेंट दिलवा दी मृत्यु करवाने की और आपने उधर मार दिया, खेल खत्म। अब कल को आप केस भी फाइल नहीं कर सकते कि वो जो कंसेंट थी वो फोर्सफुली ली गई थी, सामने वाला तो मर गया। तो ये चीज याद रखिएगा, सेक्शन 87 में ऐसी कंसेंट कवर नहीं है, ऐसी कंसेंट कवर नहीं है जो आपकी डेथ या ग्रीवस हर्ट कर सके। ठीक है, क्लियरली वहां पे लिखा है नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। इस चीज को समझिए, इस चीज को मार्क कीजिए। ठीक है, उसके बाद
सेक्शन 87 और 88 जो इसके बाद पढ़ाऊंगा, दे डू नॉट कम इनटू प्ले इन द केसेस वेयर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज इन्वॉल्व। और ये ऐसी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पे सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, अबॉर्शन करवाना, ठीक है, किसी लेडी ने डॉक्टर को कहा कि आप अबॉर्शन कर दो, कंसेंट भी दे दी, ठीक है। अब अबॉर्शन एक ऐसी चीज है जो डेथ तो नहीं करेगी, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं करेगी, बट अबॉर्शन करते वक्त कोई इंजुरी उस डॉक्टर से उस लेडी को हो गई, ठीक है। तो क्या वो डॉक्टर सेक्शन 87 में प्रोटेक्शन ले लेगा कि मैंने जो किया वो तो कंसेंट से किया, वो लेडी ने खुद कंसेंट दिया था, ना तो मेरा इंटेंशन था हर्ट पहुंचाने का, और ना ही अबॉर्शन कोई ऐसा एक्ट था जिससे डेथ या ग्रीवस हर्ट हो सके। बट मैं आपको फिर भी बताता हूं, सारे एसेंशियल होने के बाद भी डॉक्टर को सेक्शन 87 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इज इन्वॉल्व देयर। और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी वहां पे कैसे इन्वॉल्व हुआ कि लॉ ने इस चीज को पनिशेबल बना रखा है कि आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, ये इलीगल है। और ये क्यों इलीगल है? क्योंकि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए ये लॉ बनाया गया था कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं हो। तो चूंकि यहाँ पे सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इसलिए सेक्शन 87 की प्रोटेक्शन उस डॉक्टर को नहीं मिलेगी। तो आप ये चीज समझिएगा कि इस सेक्शन 87 में ऐसा कोई एक्ट आप एक्सक्यूज नहीं कर पाओगे जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कह रहा है कि मुझे ड्रग्स, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो इंजेक्शन वगैरह से दिए जाते हैं ना, तो कोई कह रहा है कि ड्रग्स दे दो मुझे, है ना, फोर्सफुली आपको कह रहा है कि लगा दे भाई, लगा दे, इंजेक्शन लगा दे। आप तो यही सोचोगे ना कि सामने वाला कंसेंट दे रहा है, खुद कह रहा है लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, आपको तो कंसेंट भी मिल गई। आप नहीं चाहते थे कि आप ऐसा ड्रग्स उसको लगाओ जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, और ना ही ड्रग्स से उस इंसान की मृत्यु वगैरह या कुछ होती या ग्रीवियस हर्ट वगैरह उसको होता। मतलब यहाँ पे भी आपका इंटेंशन नहीं था, वो एक्ट भी डेथ नहीं कर सकती थी, कंसेंट भी सामने वाले की थी, आपने भी लगा दिया उसको इंजेक्शन। अब हुआ क्या कि वो इंसान पहले से भी बहुत सारा, एक काम कीजिए, रिज्वाइन करिए, वरना ये केस अधूरा छूट जाएगा, फिर बताता हूँ मैं आपको।